भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस उतार चढ़ाव के दौर में खटास, कड़वेपन के दौर में कुछ मिठास के भी क्षण आए, कुछ मधुरता के भी क्षण आए, कुछ सहजता भी आई। संक्षेप में, भारत एवं अमेरिका के जो पारस्परिक संबंध थे, उनके बीच अनेकों गतिरोध तो रहे, फिर भी समय समय पर दोनों देशों के बीच कई संधियां हुई, कई समझौते हुए और कोशिश ये रही कि प्रतिरोध किसी तरह से कम किया जा सके, एक दूसरे के प्रति बढ़ती वैमनस्यता को रोका जा सके, उसमें ठहराव लाया जा सके। यदि बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे संबंध बदतर ना हो, ऐसा प्रयास सतत रहा। अमेरिका ने 1962 के भारत चीन युद्ध में बिना शर्त भारत की सैनिक मदद की थी और भारत की आर्थिक मदद भी की थी। उस काल में अमेरिका द्वारा भारत को चीन के खिलाफ मदद किया जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि अमेरिका जहां पूंजीवादी परंपरा का पोषक था, जहां लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करता था, वहीं चीन न केवल साम्यवादी था बल्कि लोकतंत्र के ठीक विरुद्ध एक दलीय प्रणाली का प्रणेता था और उसका पोषक भी था। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और इस बदलती परिस्थिति में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को साथ दिया जाना भी उतना ही स्वाभाविक था जितना अमेरिका के द्वारा भारत को मदद किया जाना भारत चीन के युद्ध के दौरान। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई सतत मित्र नहीं रहता और कोई सतत शत्रु भी नहीं रहता। Nobody is eternal friend and nobody is eternal enemy. आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरत के अनुसार रिश्ते बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, संबंध बनते रहते हैं, संबंध बिगड़ते रहते हैं। ये उदाहरण अमेरिका का भारत के प्रति जो रवैया रहा सन 62 में, सन 65 में, सन 71 में, ये इसका स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन 1977 के बाद देखते हैं कि दोनों के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार हुआ, थोड़ी मधुरता आई, थोड़े बेहतर हुए। सन 1980 से सन 1984 तक भारत में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व का काल था। सन 80 से सन 84 तक श्रीमती गांधी के इस कार्यकाल में भारत ने अमेरिका के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी कई समझौते किए, बेहतर संबंध बनाए और इसको लेकर सहयोग बढ़ा। यानी मूल रूप से जो आने वाले दशक, आने वाले शतक के जो बिंदु थे, यानी आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक विचारधाराओं का आदान प्रदान, वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों में जो प्रगति थी, उसको लेकर भारत और अमेरिका में कुछ समझौते हुए जो बेहतर होते हुए रिश्तों का परिचायक था। अक्टूबर 84 राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, अक्टूबर 1984 में। और राजीव गांधी चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच जो पुराने मतभेद चले आ रहे हैं 1947 से, जिनका जिक्र मैंने बारंबार किया है, ये मतभेदों को भुलाया जाए, ये मतभेदों से परे बढ़ा जाए और बेहतर संबंध स्थापित किए जाए। राजीव गांधी का प्रयास था कि ये संबंध सकारात्मक सहयोग की दिशा में हो, सकारात्मक सहयोग यानी पॉजिटिव कोऑपरेशन, इस दिशा में हो। राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों का यदि हम उल्लेख करें तो कुछ ये संधियां या ये बातें सामने आती हैं, जिसे मैं एक के बाद एक आपको जिक्र करता हूं। पर निष्कर्ष ये है कि इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी
के काल में भारत का प्रयास रहा अमेरिका से बेहतर संबंध बनाने का, और अमेरिका ने भी इस काल में कुछ सहयोग दिखाने की अपेक्षा दिखाई। ये वो काल भी था 1980 से 1990 का, जब सोवियत संघ की सत्ता एक तरीके से हिलने लगी थी, डगमगाने लगी थी। और इसी काल में भारत और अमेरिका के बीच निकटता बढ़ने के मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं, जिसमें सबसे पहला है उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता। उच्च तकनीकी हस्तांतरण यानी तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे को सहयोग करना। नवंबर 84 में यह समझौता हुआ था। तो तकनीकी मामले में दोनों देश सहमत हुए और ये आने वाले वर्षों में बेहतर संबंधों की शुरुआत थी। यह समझौता नवंबर 84 में हुआ। इसके बाद राजीव गांधी, जो अक्टूबर 84 में प्रधानमंत्री बने, वे जनवरी 85 में अमेरिका जाते हैं और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की, जो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और साथ ही उनको यह अनुरोध किया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों का जो रिश्ता बन रहा है, उसमें अमेरिका के द्वारा जो हथियार लिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और मूल रूप से रोनाल्ड रीगन से राजीव गांधी ने स्पष्ट आग्रह किया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए दबाव डालें। राजीव गांधी को मालूम था पाकिस्तान जो है वह अमेरिका की मुट्ठी में है, और अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को अपने विवश में करते हुए उसे ऐसे कार्यक्रमों से दूर रखने का आदेश दे सकता है। इसी उम्मीद के साथ राजीव गांधी ने अमेरिका को यह अनुरोध किया था कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उचित दबाव डालें। तीसरा चरण या तीसरी घटना जो भारत और अमेरिका के संबंधों की बढ़ती मधुरता को इशारा करती है, वो है वन विकास समझौता सन 1985। 27 जून 85 को भारत और अमेरिका के बीच $8 करोड़ का एक समझौता होता है। $8 करोड़, जून 85। भारत में जो जलाऊ लकड़ी थी और इमारती लकड़ी, इसके उत्पादन को बढ़ाने में अमेरिका द्वारा सहायता इस सहयोग समझौते के माध्यम से की गई। जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत की ये आधारभूत जरूरतें थी, एक विकासशील देश के लिए और एक ऐसे देश के लिए जहां जलाऊ लकड़ी की बहुत जरूरत है, बहुत खपत है, इसके उत्पादन के वार्धक्य के लिए भारत ने अमेरिका से समझौता किया जो $8 करोड़ का था। चौथा बिंदु, लड़ाकू विमान बनाने में भी मदद देने के लिए समझौता हुआ। आपको याद होगा कि इससे पूर्व के काल में अमेरिका ने पाकिस्तान को कई लड़ाकू विमान, कई अलग अलग तरीके के लड़ाकू विमान देने का समझौता ही नहीं किया, बल्कि उनको सप्लाई भी किया। एवॉक्स, जिसका मैंने जिक्र पूर्व में किया है, AWACS, और उसके अलावा F-16 जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान था, उसके अलावा ओरियन, ये जो विमान थे जो पूर्व में दिए गए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने सन 1986 में अमेरिका पर सतत रूप से दबाव बनाया और परिणाम उसका एक संधि के रूप में हुआ। यह संधि सन 1986 को भारत और अमेरिका के बीच हुई। दोनों देशों में जो ये सौदा हुआ, उसके अनुसार भारत को F-404 इंजन दिए जाने का वादा अमेरिका ने किया। F-404 इंजन अत्याधुनिक विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है। भारत उस समय
विमानों के इस अत्याधुनिक इंजन बनाने की क्षमता नहीं रखता था। उसके पास ऐसी संपन्नता नहीं थी, ऐसा कौशल नहीं था कि वो ये 404 स्तर के इंजन बना पाए। तो उसने अमेरिका से उसके निर्यात का अनुरोध किया भारत को, और इस पर अमेरिका सहमत हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका ऐसा करके भारत के द्वारा लड़ाकू विमान बनाए जाने की योजना में एक तरीके से पार्टनर बना। पांचवा बिंदु बढ़ते बेहतर संबंधों की ओर जो इशारा करता है वह है सुपर कंप्यूटर के मामले में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ। 9 सितंबर 87, 9 सितंबर 1987 नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत और भारत के विदेश सचिव के बीच में समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने का एक तरीके से वादा किया और सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने की अनुमति दी। राजीव गांधी की दूसरी अमेरिका यात्रा हुई 1989 में, अक्टूबर 1989, और इसमें पुनः उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से होती है और अन्य अमेरिकी नेताओं से होती है, जो इस बात को बताती हैं कि दोनों के बीच के संबंध, अमेरिका और भारत के बीच के संबंध अब बेहतर हो चले हैं। भले ही धीरे धीरे लेकिन सतत रूप से उनके संबंधों में सुधार हो रहा था। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ये जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके काल में भी कुछ बेहतर हुआ। चंद्रशेखर का काल दिसंबर 89 से 1991 जून तक का है, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। ये लगभग 1.5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे और इस काल में भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो सामान्य बने रहे, न कोई इसमें ज्यादा वृद्धि हुई अच्छे संबंधों में, न किसी तरह की गिरावट आई। भारत अमेरिकी संबंधों में सहजता, मधुरता की बात करें तो सन 1991 से 1996 यानी पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल, थोड़ा जाने कि इस समय भारत के संबंध में कैसे थे, भारत के अमेरिका से संबंध कैसे थे 1991 से 1996। वैसे हमने 1995 की एक घटना का जिक्र कर दिया है, 1998 की भी एक घटना का जिक्र किया है, 1995 301 पेटेंट वाला और 1998 में परमाणु परीक्षण। नरसिम्हा राव के काल में ये वो काल है 1991 का, जब रूस का सोवियत संघ का विघटन हुआ, एक महाशक्ति समाप्त हुई, पूरी दुनिया एक ध्रुवी दुनिया की ओर अग्रसर होती दिखी और रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकार बन के सामने आया। तो ये वो काल है जब शीत युद्ध की समाप्ति और रूस सोवियत संघ के विघटन से भारत भी थोड़ा सा चिंतित हो गया था, क्योंकि भारत का थोड़ा झुकाव तो सोवियत संघ की ओर था ही, भौगोलिक दृष्टि से भी उसकी निकटता थी। तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में 1991 का नक्शा यदि आप देखें और उसे 1996 तक यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि विश्व काफ़ी बदल गया था। एक तो सोवियत संघ के 15-16 देश नए तैयार खड़े हो गए, सोवियत संघ जैसा देश समाप्त हो गया, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तराधिकार बना और अमेरिका अब इन देशों में दखल देने की कोशिश कर रहा है अपना प्रभाव बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध समाप्त हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया, क्वालिटेटिव डिफरेंस, और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंध भी थोड़े रचनात्मक हुए, थोड़े बेहतर हुए। एक रचनात्मक प्रभाव पड़ा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अनेक प्रयास किए गए, ऐसा हम देखते हैं। यद्यपि 1995 और 1998 के मामले बड़े सीरियस मामले थे जिसने अमेरिका भारत के संबंध को काफ़ी बिगाड़ा, लेकिन
इससे पहले की स्थिति और बदतर हो, नरसिम्हा राव के काल ने कुछ ऐसे प्रयास किए, बदलते परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने भी कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे भारत अमेरिका के संबंधों को थोड़ी सी मजबूती आई। इसमें पहला उदाहरण है राष्ट्रपति बुश। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की जो शिखर बैठक हुई थी 1991 में, उसमें नरसिम्हा राव ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। रक्षा के क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ उच्च स्तरीय बातें हुई, उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। रक्षा का मामला, डिफेंस, आर्म्स, सैनिक मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बार बार तनाव आ रहा था। एवॉक्स, टोही विमान, उसके बाद जो अन्य तरीके के साजो सामान अमेरिका, ओरियन और अन्य तरीके के साजो सामान जो अमेरिका पाकिस्तान को समय समय पर दे रहा था, उससे भारत की चिंता बढ़ी थी। और भारत ने दूसरे दौर, काहे की दौड़, हथियारों की दौड़, हथियारों की होड़ को लेकर चिंता जाहिर की थी इस क्षेत्र में। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों के बीच में अब इस बदलते स्थितियों में भारत और अमेरिका के बीच नरसिम्हा राव काल में कई उच्च स्तरीय यात्राएं, वार्तालाप हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भी 1994 में समझौता हुआ, 4 संधियां हुई और दोनों देशों की जो कंपनियां थीं इनके बीच में संधि हुई, जिसमें ऊर्जा को लेकर उसकी क्षमता, तेल की खोज के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, अनवरत ऊर्जा यानी नॉन पेरिशेबल, सतत रूप से मिलने वाली ऊर्जा के बारे में रिसर्च, स्वच्छ कोयला, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण, ऐसे मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कई संधियां हुई, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। क्योंकि आने वाले दशक में या आने वाले शतक में, आने वाली शताब्दी में ये मामले बड़े अहम थे। ऊर्जा का मामला, पर्यावरण का मामला, सतत ऊर्जा का मामला, तेल की खोज, बढ़ती हुई तेल की मांग, प्रौद्योगिकी आदि आदि। इस पर भारत के द्वारा 1994 में अमेरिका के साथ कुछ संधियां हुई जो बड़ी ऐतिहासिक मानी जा सकती हैं और नरसिम्हा राव के काल का एक मेजर पड़ाव माना जा सकता है। चौथा बिंदु मधुर संबंधों का, उसके उदाहरण व्यापार के संबंधों पर जोर। आपको याद होगा 1998 भारत के लिए बहुत बुरा समय था। एक और जहां भारत परमाणु शक्ति हासिल कर लिया था और शक्तिशाली देशों की पंक्ति में आ खड़ा था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भारत को अमेरिका ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई जब उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए परमाणु परीक्षण के विरोध में। अब इसको और उसके बाद जो कई बैठकें हुई, कुछ सफलता नहीं मिली। भारत अमेरिका के बीच व्यापार के संबंधों का जोर इससे पहले की घटना है। 19 जून 1995 भारत के वाणिज्य मंत्री, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री और अमेरिकन वाणिज्य मंत्री ने व्यापार संबंधों को बढ़ाने का वादा किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व के तनाव के बावजूद, भारत के रूस से बढ़ते हुए संबंधों के बावजूद, भारत से अमेरिका के सतत विरोध के कई मुद्दों पर उसके बावजूद दोनों देशों में व्यापार सतत रूप से बढ़ रहा था, क्योंकि व्यापार दोनों के हित में था, दोनों की जनता के हित में था। और 1995 का ये समझौता बहुत मायने रखता है। 1995 में जो समझौता हुआ व्यापार को लेके, और दोनों जो देश हैं वे जॉइंट वेंचर और व्यापार बढ़ाने में सहमत हुए। जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त उद्यम, संयुक्त उद्योग खोलना और एक दूसरे का व्यापार बढ़ाना। इसी व्यापार को लेकर आगे जब अमेरिका ने देखा कि भारत उनकी नहीं सुन रहा है परमाणु मामले में, तो इसी पर अमेरिका ने चोट पहुंचाई थी। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और वाजपेयी, इनके प्रधानमंत्रित्व काल में कई मुद्दों को लेकर मतभेद तो हुए, ये हमने देखा है। नाभिकीय और मिसाइल के अप्रसार को लेकर इसरो पर पाबंदी लगाई गई।
क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ति पर लेकर भारत ने विरोध किया। CTBT पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए और मई 1998 के परीक्षण में जो प्रतिक्रिया हुई वो बड़ी तीव्र थी। वैसे पाकिस्तान के द्वारा कारगिल में घुसपैठ के मुद्दे पर क्लिंटन ने नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वार्निंग दी और उनको कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ जाओ और तनाव समाप्त करने के लिए सीधी बात करो। लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापारिक संबंधों की यदि बात करें तो कड़वाहट ज़्यादा रही। अन्य मुद्दों ने हमारे व्यापार को काफ़ी कुछ प्रभावित किया है और जो मुद्दे मैंने बताए वो मुद्दे मैंने पूर्व में बता दिए हैं। और लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा दिखा कि शायद चिंता के बादल थोड़े हट रहे हैं और अमेरिका कारगिल युद्ध के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ जाए और भारत के साथ बातचीत का रास्ता अपनाए। जॉर्ज W. बुश उन्होंने भी भारत के साथ एक दोस्ताना सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखा। इसके उदाहरण के लिए 10 नवंबर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए। वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 56वें जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जो 56वां सत्र था UNO का, वहाँ अपने भाषण में आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए और अफगानिस्तान पर अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन भी किया। तो भारत विश्व के हित में जिस चीज़ को सही समझता था उसके अनुरूप वह समय समय पर रूस को, सोवियत संघ को या अमेरिका को समर्थन करता था या उनका विरोध करता था। अफगानिस्तान के मामले में तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से हमारे तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका का समर्थन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी भारतीय परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका से भारतीय संबंधों में कटुता तो आई। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है और इस परमाणु परीक्षण के विरोध में अमेरिका ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था और इसका एक कारण यह भी था कि भारत ने सतत रूप से CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इस बात की चर्चा भी पूर्व में की जा चुकी है, आपको बताया जा चुका है कि CTBT क्या है। तो एक और हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। परमाणु बम की टेस्टिंग के लिए जो विश्व स्तर पर जो संधि विभिन्न देश कर रहे थे, भारत उसमें हिस्सा नहीं, उसके खिलाफ था। और दूसरी ओर हमने परमाणु परीक्षण कर लिया तो निश्चित रूप से अमेरिका की जो प्रतिक्रिया थी बड़ी तीव्र थी और संबंध में कटुता आई थी। लेकिन इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही विदेश नीति के कारण बहुत ही कम समय में हमारे जो संबंध हैं वो सामान्य हो गए। कड़वाहट के बाद तुरंत सामान्य होने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके नेतृत्व में विदेश नीति कुछ ऐसी अपनाई गई जिसे अमेरिका ने सराहा और उसे एक बेहतर रूप में देखा। बड़ी जल्दी ही, बड़े अल्प समय में संबंध सामान्य होने चले। भारत पर आए जो कांग्रेस के सदस्य थे, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, अमेरिकी कांग्रेस का तात्पर्य है अमेरिका में जो संसद है, अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के एक हाउस को संसद, उसको कांग्रेस कहते हैं। ये किसी दल का नाम नहीं है बल्कि एक संस्था का नाम है। उसके सदस्य भारत आए थे और 9 जनवरी 1902 को उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को 13 दिसंबर 2001 में भारत के हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकी हैं उन्हें भारत के हवाले करो। दूसरे शब्दों में, भारत की भूमि पर आकर अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और उससे आग्रह किया
कि उसे एक तरीके से आदेश दिया कि जो दिसंबर 2001 में जो भारतीय संसद में हमला हुआ था, जो आपको याद होगा, ये बहुत खतरनाक हमला था। इस हमले में कुछ आतंकवादी पकड़ाए थे, कुछ मर गए थे और कुछ बच गए थे। पर जो मुख्य आतंकवादी थे, जो उसके सरगना थे, वे लोग पाकिस्तान की धरती पर जमे हुए थे। तो इस अमेरिकी नेताओं ने पाकिस्तान से को अनुरोध किया कि ऐसे आतंकवादियों को जिनका हाथ इस आतंकवादी घटना में शामिल है, उन्हें भारत को सौंप दिया जाए। जनवरी 2002 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अमेरिका यात्रा पर जाते हैं। देखिए, दिसंबर में हमला होता है, दिसंबर 2001 में, और जनवरी 2002 यानी जस्ट एक माह बाद भारत के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी वे अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, कॉलिन पॉवेल जिनका नाम था। और स्वाभाविक है कि मुख्य मुद्दा था संसद पे हुआ हमला और उससे जुड़ा आतंकवाद। तो चर्चा इस बिंदु पर सीमित रही, मूलतः आतंकवाद, बढ़ते आतंकवाद पर और आतंकवाद के प्रभाव पर। दोनों देशों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि ये जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है, ये मूलतः लोकतंत्री देशों में है और इसलिए लोकतंत्र पर आतंकवाद का हमला एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों को जॉइंट रूप से, संयोजित रूप से लोकतंत्र की रक्षा के उपाय करने चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सितंबर 2003 में अमेरिका जाते हैं। 2002 में लालकृष्ण आडवाणी और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए, सितंबर में। और सितंबर के महीने में क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की वार्षिक बैठक होती है और इस यूएनओ की वार्षिक बैठक में विश्व के लगभग सभी संबंधित देशों के नेता, मुखिया वहां आते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका होता है जब सभी नेताओं से एक तरीके से मुलाकात हो जाती है, समस्याओं को लेकर एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। तो इसी दौरान वाजपेयी जी जो अमेरिका में गए थे, उन्होंने 22 सितंबर 2003 को एशियाई समाज के सदस्यों के सामने उभरते हुए वैश्विक वातावरण में भारत अमेरिकी संबंधों पर एक अपना बयान दिया था, व्याख्यान दिया था, एक भाषण के रूप में। और किनको दिया था, पुनः बता दें, एशियाई समूह, एशियाई देशों के जो वहां कुछ लोग उपस्थित थे, वहां के जो एशियाई देशों से बना हुआ जो समाज वहां था, उनके सामने उन्होंने भारत अमेरिकी संबंध के बारे में एक भाषण दिया और जो उसका विषय था भारत अमेरिकी संबंध और वैश्वीकरण, वैश्विक वातावरण, विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में जब विश्व एक ध्रुवीय हो चला है, ऐसा विश्व जहां पर अमेरिका की वर्चस्वता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे विश्व में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, इस पर उन्होंने एशियाई लोगों को संबोधित किया। 26 दिसंबर 2003 को भारत और अमेरिका ने नॉन सरेंडर ट्रीटी पर दस्तखत किए। दो तरफा गैर समर्पण संधि पर दोनों ने दस्तखत दिए। ये घटना है 2003 दिसंबर की। और इस संधि के का मायने क्या था, ये संधि किस लिए बड़ी अहम थी? इसमें यह था कि दोनों देश एक दूसरे के ऐसे नागरिकों को, जिन पर नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध का आरोप है, वो आपसी सहमति के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नहीं सौंपेंगे। बात स्पष्ट है, एक दूसरे के नागरिकों को, यानी अमेरिका भारत के ऐसे नागरिकों पर जिन पर कुछ आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, जिसमें नरसंहार या युद्ध अपराध हो, ऐसे आरोप वाले नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को अमेरिका
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नहीं सौंपेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को नहीं सौंपेगा बिना भारत की अनुमति के। और ऐसा ही भारत भी अमेरिका में अमेरिकी नागरिक जो ऐसे किसी चीजों में लिप्त पाया गया उसे बिना अनुमति के, अमेरिका की अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नहीं सौंपेगा। ये जो संधि हुई, इस संधि से भारत और अमेरिका के संबंध जो थे इसमें नए आयाम जुड़े, इसमें कुछ एक नई सीढ़ी हमने पार की, नया कदम रखा और दोनों देशों की सरकारें अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए धीरे धीरे सहमत होने लगी। यानी गंभीरतर और गंभीरतर मामलों की ओर अब दोनों के बीच में संवाद होने लगा, बातचीत होने लगी, संधियां होने लगी, समझौते होने लगे और साथ ही सहयोग भी बढ़ता चला गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध मधुर करना चाहता है। वो चाहता तो है, यदि दिल की बात जिसको हम कहते हैं, दिल की बात करें तो अमेरिका की सतत इच्छा थी कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों और इसके कारण भी थे। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें भारत और अमेरिका दोनों के जेहन में ये मुद्दे बहुत निकट के थे। तो इसके ध्यान में रखते हुए अमेरिका की तीव्र इच्छा थी कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था कि पाकिस्तान से उसकी पुरानी मित्रता बरकरार रहे। वो चाहता था कि पुराना मित्र पाकिस्तान से उसका नाता रिश्ता बना रहे और साथ ही साथ भारत से भी मधुर संबंध हो जाए। ऐसा संभव तो था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह भारत का एक तरीके से दुश्मन था, प्रखर विरोधी था और पाकिस्तान को अमेरिका अपने एक बेस के रूप में उपयोग करते आ रहा था। सैनिक बेस के रूप में तो नहीं, लेकिन अपने मार्केट को, अपने व्यापार के उद्देश्य से, चाहे वो सैनिक हथियारों का व्यापार हो, चाहे अन्य तरीकों का व्यापार हो, चाहे अफगानिस्तान की समस्या हो, इन सब मुद्दों को लेकर पाकिस्तान इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक आधार बना था और साथ ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अमेरिका एक तरीके से उसका उपयोग करना चाहता था। तो पाकिस्तान भारत से मधुर संबंध बनाने से दूर वो तो अमेरिका की ओर जा रहा था और अमेरिका भारत से मधुर संबंध बनाने की इच्छा रखते हुए भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वह पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हटाने का जो वो था मादा, उसको संवरण नहीं कर पा रहा था। भारत और अमेरिका के बीच आज हमारे संबंध कैसे हैं? भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे ये तो हमने जाना। तनाव के क्या कारण थे ये हमने जाना। तनाव के कारणों के बाद उसके परिणामों को भी हमने जाना। भारत को क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए ये हमने जाना और इसके कई उदाहरण भी देखे। उसके बाद के दौर में हमने ये भी जाना कि कैसे संबंध सोवियत संघ के विघटन के बाद बदले, गुणात्मक रूप से कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों में 1990 के बाद बदलाव आया। यानी हमने इस प्रश्न का भी हल कर लिया है कि भारत अमेरिकी संबंधों में 1990 में के बाद आए हुए बदलाव का जिक्र करें और उदाहरण दें।